Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Ocean Floor Configuration of Class 11 Geography Chapter number 4. So इस सेक्शन में हम ओशन फ्लोर के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे एक्सपीडिशंस किए गए जिसमें कि ओशन फ्लोर के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी की एंड जिसमें पता चला कि ओशन फ्लोर जो है वो प्लेन नहीं है, उसमें बहुत सारे अलग अलग रिलीफ फीचर्स हैं। तो इन्हीं रिलीफ्स के बारे में हम थोड़ा सा समझेंगे कि ओशन में ओशन फ्लोर पे किस तरीके से अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स हैं। In this section, we shall note a few things related to the ocean floor configuration that help us in the understanding of the distribution of continents and oceans. तो इसमें हम सारे रिलीफ फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। ओशन फ्लोर पे मतलब बहुत सारे रिलीफ फीचर्स हैं, बट उन सब की बात हम नहीं करेंगे। हम थोड़े से कुछ फ्यू ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशंस की ही बात करेंगे जो कि हमें ये समझने में हेल्प करेंगे कि कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है। तो मेन हमारा फोकस इस चीज़ पे रहेगा, इसी से रिलेटेड हम ओशन फ्लोर को समझेंगे। यू विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ओशन फ्लोर रिलीफ इन चैप्टर 13। तो ओशन फ्लोर रिलीफ के बारे में डिटेल में हम चैप्टर 13 में पढ़ेंगे। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिविजन्स बेस्ड ऑन द डेप्थ एज वेल एज द फॉर्म्स ऑफ रिलीफ। तो मोटे मोटे तौर पे हम ओशन फ्लोर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि जो रिलीफ है वो 3 तरीके का है ओशन फ्लोर पे। किस बेसिस पे हमने इनको 3 मेजर डिविजन्स में बांटा है? पहला है उसके डेप्थ के बेसिस पे कि वो जो रिलीफ है वो कितना गहराई पर है और किस तरीके का फॉर्म है उसकी, किस तरीके का एक तरीके से उसका ओरिएंटेशन है, क्या किस तरीके का वो दिखता है, क्या शेप है, क्या स्लोप है। तो इस सब बेसिस पे हमने मेन 3 डिविजन्स किए हैं ओशन फ्लोर के। तो 3 डिविजन्स कौन-कौन से हैं? पहला है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स, दूसरा है डीप सी बेसिन्स एंड तीसरा है मिड ओशनिक रिजेस। तो शुरू करते हैं पहले फॉर्म के साथ। पहला जो डिवीजन है वो है कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स का। दीज फॉर्म्स द ट्रांजिशन बिटवीन कॉन्टिनेंटल शोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स मतलब क्या है कि इधर पे जैसे ये कॉन्टिनेंट्स हैं एंड इसके बाद यहाँ पे डीप ओशन शुरू होंगे, गहरे ओशन। तो ये जो और ये पानी है पूरा, तो इन दोनों के बीच में मतलब कि कॉन्टिनेंटल जो शोर्स हैं, शोर मतलब एक तरीके से जो तटीय वाला इलाका रहता है, तो कॉन्टिनेंटल शोर से लेकर जो डीप ओशंस हैं, डीप सी बेसिन्स हैं, उनके बीच में आती है कॉन्टिनेंटल मार्जिन। मतलब कि ये क्या है? शोर, मतलब यहाँ पे किनारा है, यहाँ से अगर पानी शुरू हो रहा है एंड ये क्या है? ये किनारा है जो तट वगैरह होते हैं। तो ये है शोर एंड यहाँ पे है डीप ओशंस। तो बीच में ये वाला जो पार्ट है ये कॉन्टिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन को कनेक्ट कर रहा है, ये वाला एरिया। तो इस पूरे एरिया को हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो एरिया है इसे हम बोलेंगे कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। अभी जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है वो एकदम इस तरीके से स्ट्रेट नहीं है, जैसे मैंने ऐसे बना के दिखा दिया स्ट्रेट, वो ऐसे नहीं है। कॉन्टिनेंटल मार्जिन में भी कुछ अलग अलग तरीके के रिलीफ्स हैं। कैसे हैं? तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन में भी आपको मेन 3 तरीके के रिलीफ्स देखेंगे। वो कौन कौन से हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड फिर चौथा है, एक फोर्थ भी है, वो है डीप ओशनिक ट्रेंच। ये एकदम एंड में देखने मिलेगा। So of these, the deep oceanic trench are the areas which are the considerable interest in so far as the distribution of oceans and continents is concerned. अब इन चारों में अगर हम देखेंगे तो जो deep oceanic trenches हैं ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है या सबसे ज़्यादा कंसर्न्ड है ये, क्योंकि जब हम ओशन एंड कॉन्टिनेंट के डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ते हैं कि किस तरीके से ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स जो है वो धरती पे फैले हुए हैं, उसको समझने में डीप ओशनिक ट्रेंचेस जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हम इन चारों को ही देखेंगे कि ये क्या क्या है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज एंड डीप सी डीप ओशनिक ट्रेंचेस, ये चारों को ही हम देखेंगे कि ये क्या है। सो ये है शोर, कॉन्टिनेंटल शोर। अब इसके बाद शुरू होगा कॉन्टिनेंटल मार्जिन। अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन में हमने क्या क्या देखा? 4 चीजें देखी। सबसे पहले होगी कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रेंचेस जो है वो देखने मिलेंगे एंड बाद में जो डीप ओशन है वो यहाँ से शुरू होगा। इसको थोड़ा और क्लियरली अगर मैं बनाऊं जिससे एक एक जो टाइप है वो अच्छे से क्लियर हो जाए, तो सबसे पहले ये शोर, इस पे हल्का सा स्लोप पे होगी, ये हल्की सी स्लोप है, इसको
हल्की सी स्लोप पे होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल स्लोप जो है वो काफ़ी स्लोपी होगा इस तरीके से, एंड फिर होंगे कॉन्टिनेंटल राइज। तो मैं अगर डॉटेड दिखाऊं तो ये डॉट है, इससे ऊपर वाला पार्ट जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यहाँ पे है ये पूरा एरिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है कॉन्टिनेंटल राइज, एंड देन ट्रेंचेस हम इसके बाद देखेंगे इस तरीके। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो भी पूरा कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो है ये पानी में घिरा हुआ है, ये पूरा पानी से घिरा हुआ है क्योंकि ये ओशन के अंदर है। ओशन के अंदर हम रिलीफ फीचर देख रहे हैं, तो ये पूरा जो एरिया है वो क्या है, ओशन के अंदर है। शोर वाले इलाके पे हम लोग रह रहे हैं, ये पूरा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। तो इसके बाद इधर से यहाँ से क्या हो रहा है, पानी शुरू हो रहा है। तो आप देखोगे सबसे पहला जो फीचर है वो क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये वाला जो है ये क्या है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होता, इसमें क्या होता है, पानी की जो डेप्थ है वो कम रहती है, बहुत ज्यादा गहराई नहीं रहती, एंड इसकी स्लोप भी आप देखोगे तो बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे ये जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसकी स्लोप एकदम से इस तरीके से है, बट कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो कम स्लोपी है, इसकी जो स्लोप है वो ज्यादा नहीं है, ढलान कम है इसकी। तो जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इसकी स्लोप लगभग 1 to 3 डिग्री रहती है, एंड धीरे धीरे इसकी स्लोप जो है बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। मतलब अगर आप देखोगे तो इसमें जो स्लोप है वो अचानक से नहीं बढ़ रही, बल्कि धीरे 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 मतलब आगे ये बढ़ रही है इसकी स्लोप। जो डेप्थ है इसकी 30 मीटर to 500 मीटर तक की डेप्थ हो सकती है। मतलब जो ये डेप्थ है ये 30 मीटर to 500 मीटर की कॉन्टिनेंटल शेल्फ की डेप्थ हो सकती है। जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये चौड़े भी हो सकते हैं और पतले भी हो सकते हैं। मतलब कि अगर आप शोर से लेके देखोगे, शोर से लेके ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एंड तक, तो ये जो चौड़ाई है वो ज़्यादा भी हो सकती है। हो सकता है कि जो शेल्फ है वो इतनी सी हो, और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, इतनी लंबी ली। तो शेल्फ जो है वो वाइड भी हो सकती है एंड ये नैरो भी हो सकती है। गहराई हमने बात कर ली, 30 मीटर से 500 मीटर की इसकी लगभग गहराई रहती है, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस के रहते हैं, इकोनॉमिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ पे फिशेज बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं, फिशेज यहाँ पे रहती हैं, यहाँ पे मिनरल्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं। यहाँ पे जो नदियाँ वगैरह आएंगी वो इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट करती हैं, तो अलग अलग तरीके के मिनरल्स जैसे क्रूड ऑयल वगैरह है वो चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। हार्बर्स वगैरह काफ़ी अच्छे बनते हैं, इजीली जो शिप वगैरह है वो आ पाती हैं तट तक। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो अच्छे हार्बर होते हैं, फिशेस के लिए अच्छे होते हैं। एंड सी फूड जो होता है जैसे प्रॉन्स हो गए, क्रैब्स, लॉबस्टर, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो भी कॉन्टिनेंटल शेल्फ में काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं। उसके बाद है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या करता है, वो ये वाला जो पार्ट है ये है, सबसे पहले ये वाला पार्ट यहाँ तक कॉन्टिनेंटल स्लोप। ये क्या कर रहा है, ये ऊपर कॉन्टिनेंटल शेल्फ को, ये क्या है, ये शेल्फ है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कॉन्टिनेंटल राइज से जोड़ने का काम कर रहा है। तो स्लोप के ऊपर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ और स्लोप के नीचे है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के नीचे है कॉन्टिनेंटल राइज। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कॉन्टिनेंटल राइज से कौन जोड़ रहा है, बीच में कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो स्लोप में आप देखोगे इसकी जो स्लोप है वो एकदम से घट रही है, एकदम से ये नीचे की तरफ ढलान जो है वो बढ़ रही है। इनकी डेप्थ जो है वो 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक हो सकती है। मतलब शेल्फ की जो गहराई, सॉरी स्लोप की जो गहराई है वो 200 मीटर से लेकर 2000 मीटर तक गहराई हो सकती है। अब देखो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कॉन्टिनेंटल स्लोप होती हैं उनमें ही ट्रेंचेस पाई जाती हैं। ट्रेंचेस जो हैं वो जब इस तरीके से जब ट्रेंचेस बनती हैं तो वो एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलती हैं इस तरीके से। जब ट्रेंचेस बनेंगी तो कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होगा, अगर ट्रेंच नहीं है तो आपको कॉन्टिनेंटल राइज वाला जो फीचर है वो देखने मिलेगा। तो ट्रेंचेस क्या होती हैं, वो स्लोप के, कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पर मिलती हैं। तो एक तरीके से जब हम कॉन्टिनेंटल स्लोप पढ़ेंगे तो हम उसमें एक पॉइंट ये ऐड कर सकते हैं कि स्लोप्स में ही ट्रेंचेस, उनके बेस पर ही ट्रेंचेस मिलती हैं, राइट। तो ट्रेंचेस बनती कैसे हैं, सबसे पहले वही देख लेते हैं। ट्रेंचेस जो हैं उनमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे एक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है,
एंड ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है। अब इनमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, मतलब कि जो करंट है नीचे, कन्वेक्शनल करंट है, वो इस तरीके से चल रहा है, यहां से वो ऊपर आ रहा है, इधर से ऊपर आ रहा है एंड इधर पे नीचे जा रहा है। तो नीचे का जो कन्वेक्शनल करंट है वो क्या कर रहा है, वो इन दोनों ही प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे जो प्लेट्स है वो कैसे मूव हो रही हैं, इस तरफ, दोनों एक दूसरे के तरफ जो हैं वो मूव कर रही हैं। इससे क्या होगा, एक प्लेट जो है वो दूसरे के अंदर चली जाएगी, जो डेंसर प्लेट होगी वो लेस डेंसर प्लेट के नीचे चली जाएगी, मतलब जो ज्यादा हैवी प्लेट होगी वो क्या करेगी, वो हल्के वाली के नीचे चली जाएगी। तो मान लो यहाँ पे ये वाली जो प्लेट थी वो हल्की थी एंड इसने क्या किया, ये इसके नीचे जो है जाने लग गई। तो इससे क्या होगा, अब इन दोनों के जो जॉइंट का पॉइंट है, मतलब कि जहाँ पे ये दोनों प्लेट्स मिल रही हैं, जहाँ पे एक प्लेट जो है वो दूसरे प्लेट के अंदर जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को बोलेंगे ट्रेंच। तो यहाँ पे आप देखोगे एक वी शेप का रिलीफ फीचर जो है वो बन रहा है, एक गहरा पॉइंट बन रहा है इस तरीके से। तो ये है ट्रेंच, जहाँ पे दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ज कर रही होती हैं, एक प्लेट जो है वो दूसरे के नीचे जा रही होती है। एंड ये जो है ये ओशनिक प्लेट एंड ओशनिक प्लेट के बीच में हो सकता है, एंड हो सकता है एक ओशनिक प्लेट है एंड दूसरी कॉन्टिनेंटल प्लेट है, क्योंकि ट्रेंचेस जो है वो किस में बनेंगी, वो ओशन में बनती हैं। तो या तो इनमें से कम एक प्लेट जो है वो ओशनिक होनी चाहिए, या तो दोनों ही ओशनिक प्लेट हैं, दोनों ही प्लेट्स जो है वो ओशनिक प्लेट हैं, या फिर इनमें से एक प्लेट जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट है एंड दूसरी जो है ओशनिक प्लेट है। तो तब ट्रेंचेस देखने मिलेंगे। अगर दोनों ही कॉन्टिनेंटल प्लेट हैं तो उससे माउंटेन्स बनेंगे, हिमालयास जैसे, उससे ट्रेंचेस नहीं बनेंगी। तो अब राइज की बात करते हैं। जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो क्या होता है, स्लोप के बाद अगर ट्रेंचेस नहीं है, अगर यहाँ पे दो प्लेट्स जो हैं एक दूसरे में कन्वर्ज नहीं हो रही, तो स्लोप के बाद फिर कौन सा रिलीफ फीचर बनेगा, यहाँ पे बनेगी कॉन्टिनेंटल राइज। राइज में क्या होता है कि ऊपर से जो भी सेडिमेंट्स वगैरह आ रही हैं, मतलब यहाँ से क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ से, कॉन्टिनेंटल स्लोप से बह बह के डिपॉजिट्स आते हैं, सैंड, सिल्ट, ये सारा जो मटेरियल है वो नीचे आता है एंड यहाँ पे डिपॉजिट होने लगता है। तो जैसे ही स्लोप से नीचे क्या होगा, स्लोप से नीचे ढलान की वजह से क्या होगा, डिपॉजिट्स वगैरह आएंगे और वो यहाँ पे इस प्लेट पे, इस पार्ट पे जम जाएंगी एंड यहाँ पे इस तरीके से एक राइज बन जाएगा, एक हल्का सा उठा हुआ जो प्लेटफॉर्म टाइप है वो बन जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल राइज। एंड फिर कॉन्टिनेंटल राइज के बाद जो है डीप ओशन बेसिन जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो अगर ट्रेंचेस बनेंगे तो राइज क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्लोप से जो राइज है वो कैसे बनती है, जब ऊपर से डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं। यहाँ पे क्या होगा, अगर स्लोप के तुरंत बाद ट्रेंच होंगी तो राइज नहीं, मतलब जो कॉन्टिनेंटल राइज है वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि राइज में क्या है, प्रॉपर जगह चाहिए डिपॉजिट होने की, और यहाँ पे ट्रेंच में क्या हो रहा है, सीधा गड्ढा जो है वो शुरू हो जा रहा है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर होगी कि कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे ट्रेंचेस मिलेंगी, एंड अगर ट्रेंचेस नहीं है तो फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे कॉन्टिनेंटल राइज बनेगा। आपको ये चीज यहाँ पे समझ आएगी। ये पिक्चर में आप देखोगे जो लेफ्ट तरफ है यहाँ पे, इसमें आपको कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी दिखेगा। यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ये देखो ये पानी के अंदर है, जितने भी ये फीचर्स हैं ये पानी के अंदर है। तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ तक, उसके बाद ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है एंड यहाँ पे क्या है, ये कॉन्टिनेंटल राइज जो है शुरू हो रहा है। एंड इस तरफ अगर देखोगे तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है एंड फिर ट्रेंच शुरू हो जा रहा है। तो अगर ट्रेंच होगी तो यहाँ पे राइज वाला फीचर नहीं बनेगा। एंड उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये प्लेन्स जो है वो शुरू हो गए, एबिसल प्लेन, एंड आगे फिर रिजेस हैं। तो कॉन्टिनेंटल जो राइज हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट्स होते हैं, तो मिनरल्स वगैरह यहाँ पे भी बहुत मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ओशनिक रिलीफ है, जो हमने तीन कैटेगरी पढ़ी, तो पहली थी कॉन्टिनेंटल मार्जिन एंड दूसरा जो डिवीजन है वो है एबिसल प्लेन का। तो कॉन्टिनेंटल मार्जिन के बाद शुरू हो जाते हैं एबिसल प्लेन। These are extensive plains that lie between continental margins and mid-oceanic ridges. तो एबिसल प्लेन क्या है, ये एक्सटेंसिव प्लेन है, आपको प्लेन एरिया देखने मिलेगा। देखो ये यहाँ तक जो है वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, उसके बाद ये प्लेन आपको दिखेगा एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ओशनिक रिजेस जो है वो शुरू होंगी। तो एबिसल प्लेन क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टिनेंटल मार्जिन को
एबिसल प्लेन से जोड़ रहे हैं, इन दोनों के बीच में एबिसल प्लेन आते हैं। काफी एक्सटेंसिव एरिया होता है, सबसे ज्यादा एरिया जो है ओशन के अंदर वो एबिसल प्लेन का है। So abyssal plains are the areas where continental sediments that move beyond the margins get deposited. तो अब कॉन्टिनेंटल मार्जिन से भी मतलब उसके बाद जैसे हमने देखा राइज पे आके क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं। अब राइज के बाद भी और बचे कुचे जो डिपॉजिट्स हैं जो और आगे बह जाते हैं वो एबिसल प्लेन पे आके डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब कुछ डिपॉजिट यहाँ पे होगा, ऊपर कॉन्टिनेंट से आने वाले जो डिपॉजिट हैं कुछ तो यहाँ राइज पे डिपॉजिट हो जाएंगे एंड कुछ आगे भी डिपॉजिट होंगे, जो एबिसल प्लेन है उस पे भी यहाँ पे डिपॉजिट होंगे। एंड यहाँ पे आपको एबिसल प्लेन में अलग अलग तरीके के रिलीफ फीचर्स जो है वो दिखेंगे, जैसे आप इसी में देख सकते हो, यहाँ पे माउंट्स वगैरह दिख रहे हैं, सी माउंट है, वॉल्केनिक आइलैंड्स है, वो आपको इसी वाले प्लेन के ऊपर ये फीचर्स दिख रहे हैं। उसके बाद है मिड ओशनिक रिजेस। दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम विद इन दी ओशन। तो मिड ओशनिक रिजेस क्या है, ये इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम्स है। It is the longest mountain chain on the surface of the earth, though submerged under the oceanic water. तो जो मिड ओशनिक रिजेस हैं ये सबसे लंबी अर्थ के सरफेस पे जो माउंटेन रेंजेस हैं वो है। मतलब जैसे हम देखते हैं वर्ल्ड मैप में जो साउथ अमेरिका है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन रेंज हमें देखने मिलती है वहां पे एंडीज है, तो वो कॉन्टिनेंट के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। बट अगर हम धरती के ऊपर देखें तो धरती के ऊपर मतलब धरती पे तो ओशन का सरफेस भी धरती के ऊपर ही माना जाएगा ना, तो अगर हम धरती के ऊपर देखेंगे तो एंडीज से भी लंबे माउंटेन रेंजेस हैं, बट वो क्या है, वो ओशन में डूबे हुए हैं, ओशन वाटर में डूबे हुए हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेंट्रल रिफ्ट एट द क्रेस्ट। तो मिड ओशनिक रिजेस में क्या होता है, बीच में रिफ्ट रहती है and a fractionated plateau and flank zone all along its length। और जो पूरी लेंथ होती है उसमें क्या होता है, फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन रहता है। सो जो रिफ्ट सिस्टम है उसके साइड में फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यू एंड फ्लैंक जोन है। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रस्ट इज द जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। और ये जो बीच में रिफ्ट सिस्टम है ये इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी का जोन है, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। एंड पिछले चैप्टर में जब हमने पढ़ा था कि मिड ओशनिक वॉल्केनो है तो वो यही एक्टिविटी थी, मतलब जो यहाँ पे रिफ्ट सिस्टम में जो वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है इसी चीज़ को हमने क्या कहा था, मिड ओशनिक वॉल्केनोस। तो अब इसे डायग्राम से समझते हैं जो भी हमने इसमें पढ़ा। तो सबसे पहले मिड ओशनिक रिजेस जो है वो कैसे बनती, जब दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होंगी तब मिड ओशनिक रिजेस जो है वो बनेंगी। ये जब हमने मिड ओशनिक वॉल्केनोज डिस्कस किए थे उसमें भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये किस तरीके से बनते हैं। तो मान लो नीचे जो है इस तरीके से ये एक प्लेट है एंड ये यहाँ पे भी एक प्लेट है एंड इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो कन्वेक्शन करंट है वो कैसे चल रहा है, वो उल्टा चल रहा है। ट्रेंचेस में हमने क्या देखा था, ट्रेंचेस में ये दोनों प्लेट बाउंड्रीज एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के तरफ मूव कर रही थी। बट मिड ओशनिक रिजेस के केस में क्या होगा, ये दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो नीचे का जो करंट है वो कैसा होगा, यहाँ से करंट जो है वो उठेगा इधर पे, इस तरीके से उठ रहा है एंड यहाँ से नीचे आएगा। तो जो प्लेट्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, वो एक दूसरे से दूर जाएंगी। प्लेट्स इस तरीके से एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब जब ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे का जो मैग्मा है, नीचे जो मैग्मा है वो निकल कर आएगा यहाँ से। ये करंट जो चल रहा है वो मैग्मा का ही करंट है, मतलब मैग्मा जो है वही इस सर्कुलर करंट में कन्वेक्शनल करंट के फॉर्म में घूम रहा है। तो कुछ मैग्मा जो है वो इस तरफ चला जाएगा, कुछ मैग्मा इस तरफ चला जाएगा और ये सर्कल बनाते रहेंगे। बट कुछ मैग्मा क्या करेगा, वो लगातार इस चीज पे प्रेशर डालता रहेगा, इस बाउंड्री पे प्रेशर डालता रहेगा एंड यहाँ से क्या होगा, इसको रॉक्स को गला के इसमें और ज्यादा क्रैक करके जो मैग्मा है वो यहाँ से बाहर निकलने लगेगा इधर से। अब जब मैग्मा इस तरीके से बाहर निकल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली एक दूसरे से दूर जा रही हैं एंड जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं नीचे का जो मैग्मा है वो निकल रहा है एंड ऊपर जम रहा है। अब ये मैग्मा जमेगा कैसे, मैग्मा जो है वो निकलेगा एंड इस तरीके से जो है वो जमता जाएगा।
यहाँ से दोनों तरफ से ऐसे दोनों तरफ को जमता जाएगा। बीच में देखो, बीच में मैंने क्या किया है, गैप छोड़ा हुआ है। बीच में क्या हो रहा है, बीच से मैग्मा निकल रहा है एंड साइड में जमा होता जा रहा है। बीच में गैप क्यों रहेगा, बीच का गैप भरेगा कैसे नहीं, क्योंकि ये जो प्लेट्स है ना वो लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो इसकी वजह से बीच का गैप रहेगा। मैग्मा जो है वो निकल निकल के साइड साइड में जमा होता रहेगा एंड बीच में ये क्रैक रहेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके से वॉल्केनिक माउंटेन्स बन जाएंगे। एंड उन्होंने क्या बोला, साइड में फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यूज रहेंगे। ये जो फ्रैक्शनेटेड प्लेट्यूज हैं, ये क्या होगा, ये जो इग्नियस मतलब रॉक बनेगी, ये जो मैग्मा निकलेगा लावा की फॉर्म में, ये साइड में जमा होगा। तो इस तरीके से ये साइड में ऐसे जमा होगा, तो ये कुछ प्लेट्यू की तरह शेप बनेगी। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे और जो लावा है वो नीचे की तरफ जाएगा, प्लेट्यू से थोड़ा और दूर भी लावा जाएगा और जमेगा थोड़ा थोड़ा, तो वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा फ्लैंक जोन्स। और इन्होंने क्या बोला, जो क्रेस्ट है उसमें रिफ्ट रहेगा। तो ये चीज मैं आपको पिछले चैप्टर्स में बता चुकी हूँ कि जैसे जब वेव होगी इस तरीके से ऊपर और नीचे, मान लो ये पहाड़ है, तो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, इसके टॉप को बोलते हैं क्रेस्ट, एंड इसके बॉटम वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, ट्रफ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपको शेप देखोगे क्लियरली, जो वॉल्केनो मैंने बनाया है उसमें क्या हो रहा है, उसका जो उठा हुआ पोर्शन है, उसका जो ये वाले इस तरीके की शेप आपको यहाँ दिख रही होगी, ये जो है इसमें आपको रिफ्ट दिख रहा है। रिफ्ट मतलब ये जो गैप है, ये जो बीच का गैप है, ये जो गैप है इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये रिफ्ट है। ये गैप ऐसे भी हो सकता था, जैसे मान लो इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर है, अब उसमें गैप जो है वो नीचे वाली तरफ से भी तो हो सकता है। इस तरीके से पूरा बनाते हैं इसको, मान लो यहाँ से इधर है, तो ये क्या हो गई, इसकी क्रस्ट हो गई, ये दोनों क्या हो गए, इसके क्रस्ट हो गए, एंड ये नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, इसका ट्रफ हो गया। तो ये जो गैप है, ये जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वो नीचे वाले पोर्शन से भी तो जा सकती थी ना। तो अगर नीचे वाले पोर्शन से जाती तो हम क्या कहते हैं, इसके ट्रफ में रिफ्ट बनी हुई है। रिफ्ट मतलब अगेन ये जो गैप है, ये जो इस तरीके से प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जो बीच में गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है, क्रैक है, तो इसको हम बोलेंगे रिफ्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रफ में नहीं बन रहा, यहाँ पे जो रिफ्ट है वो क्रेस्ट में बन रहा है। इस तरीके से जो लावा है वो जमा हो रहा है, एंड इसके ऊपर से यहाँ से क्या हो रहा है, इस तरफ ये जो प्लेट है वो मूव करते जा रही हैं, एंड बीच में गैप बन रहा है इसको। और आप यहाँ से देखो, ये वाला जो डायग्राम है इसमें आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे ये है रिफ्ट वैली, एंड इसके साइड में अगर आप इन पहाड़ों को देखोगे तो ये देखो, ये ऊपर है फिर नीचे है फिर ऊपर है फिर नीचे, एंड यहाँ पे देखो ये ऊपर है और ये इस तरीके से ऊपर है नीचे फिर ऊपर है फिर नीचे। तो जो ये क्रैक है, बीच में जो क्रैक आ रहा है उसमें वो कैसे बन रहा है, इधर से उठा हुआ है एंड इधर से भी उठा हुआ है, एंड बीच में ये क्रैक है, इस तरीके से बन रहा है। तो क्रेस्ट से क्या हो रहा है, रिफ्ट वैली बन रही है। अब देखो आपको ये भी कंफ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे भी गड्ढा है, यहाँ पे भी वी शेप का गड्ढा है, बट एक को हम रिफ्ट वैली कह रहे हैं, एक को हम ट्रेंच कह रहे हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ट्रेंच कैसे बनता है, जब एक प्लेट दूसरे के अंदर जाएगी, एक प्लेट क्या कर रही है, दूसरे के अंदर जा रही है, मतलब कि कन्वर्जेंट बाउंड्री पे जब प्लेट्स की कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी तो ट्रेंच बनेगी। बट रिफ्ट वैली में हमने क्या बोला, प्लेट जो है वो एक दूसरे से दूर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, मतलब कि जब डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, डाइवर्ज हो रही है ये प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही है, तब जो इस तरीके से शेप बनेगी, जो गैप बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्ट वैली बोलेंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, इस रिफ्ट में से नीचे से मैग्मा जो है वो निकलेगा, एंड इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पे होगी, एंड साइड में इस तरीके से कंटिन्यूअस पैरेलल रेंजेस बनेगी। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से ये पहाड़ आगे तक जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, और एक नहीं है बल्कि लहर आपको काफी सारी दिखेगी, मतलब कि जो पहाड़ हैं वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये एक बन के खत्म हो गया, कि एक ये पहाड़ यहाँ से हुआ, ये बीच में रिफ्ट और ये ऐसे खत्म नहीं होगा, ये आगे तक चलेगा इस तरीके से, आगे भी ये शेप जो है आपको देखने मिलेगी। तो पैरेलल रेंजेस यहाँ पे दिखेंगी काफी सारी। अब मैं अगर आपको ट्रेंच एंड रिफ्ट वैली दोनों एक साथ बना के दिखाऊं कि ये पूरा प्रोसीजर हुआ कैसे,
तो हमने मान लो बीच में जो है एक ओशनिक क्रस्ट है, साइड में यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है दो, इस तरीके से। ये क्या है? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। तो इनको मैं सी सी लिख रही हूँ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड बीच में ये है ओशनिक क्रस्ट। अब नीचे इसमें क्या था? नीचे कन्वेक्शनल करंट इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से। वो अगर यहां से ऐसे उठेगा तो फिर दूसरी तरफ से नीचे भी जाएगा, यहां से नीचे भी जाएगा, और इधर नीचे आ रहा है तो इधर वाली तरफ से भी नीचे आएगा, इधर से भी नीचे आएगा, एंड पीछे से ये ऊपर आ रहा है। अब इसमें बीच में क्या होगा? ये जो ओशनिक क्रस्ट है, इसमें नीचे से मैग्मा जो है ऊपर आएगा, एंड ये कंटिन्यूअसली ओशनिक क्रस्ट को हिट करेगा, एंड धीरे धीरे करके ये क्या करेगा? इसमें बीच में क्रैक ला देगा, और ये ओशनिक क्रस्ट जो है, कह सकते हैं बीच में दो पार्ट्स में टूट जाएगी। इसमें क्या होगा? बीच से इसमें क्रैक आ गया। अब आप इसको दो ओशन क्रस्ट भी कह सकते हो, कि अब एक ओशनिक क्रस्ट बन गई लेफ्ट वाली, ये एक ओशन क्रस्ट हो गई, एंड अब ये भी एक अलग से ओशन क्रस्ट होगी, क्योंकि बीच में अब ये टूट गई नीचे के मैग्मा के प्रेशर की वजह से। अब यहाँ पे मैग्मा निकलेगा और इस तरीके से जमा होता जाएगा, इस तरीके से जमा होगा। तो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ये क्या बनी? ये रिफ्ट बनी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो प्लेट है वो कंटिन्यूअसली ऐसे मूव कर रही है। अब अगर ये मूव करेंगे तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट क्रस्ट से जाके टकराएंगी। तो यहाँ पे क्या होगा? जो ओशनिक क्रस्ट होती है वो डेंसर होती है, एंड वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाती हैं। तो यहाँ पे ये जो ओशनिक क्रस्ट है वो धीरे धीरे करके कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाने लगेगी। मतलब अगर ये यहाँ से आगे बढ़ रही है तो कहीं और भी तो जाएगी, तो धीरे धीरे करके जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे जाने लगेगी, पीछे से आएगी और इधर पे नीचे की तरफ जाने लगेगी। तो बीच से क्या हो रहा है? लावा जो है निकल रहा है, इग्नियस रॉक जो है वो जब बन रही है यहाँ पे, एंड ये जो साइड से क्या हो रहा है, एजेस से क्या हो रहा है, जो ओशनिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के अंदर जाती जा रही है। अभी सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में भी सेम चीज रिपीट होगी, तो आपको ये और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि सिस्टम सेम है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, कि इस तरीके से मैग्मा जो है वो निकल रहा है, एंड नया नया लैंडफॉर्म एक तरीके से बन रहा है। अब यहाँ पे जो क्रस्ट बनेगी, नया जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा, उसमें क्या है? ये नई रॉक्स होंगी, नई इग्नियस रॉक होगी, और जो साइड में एजेस पे ये पुरानी वाली रॉक्स हैं, ये नीचे जाती जा रही हैं। तो अब यहाँ पे अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को देखोगे, यहाँ पे अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट के बीच में बाउंड्री बनेगी, उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रेंचेस। यहाँ पे क्या हो रहा है? इस तरीके से ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एंड यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। इसमें अब आपको यहाँ पे भी एक वी शेप की फॉर्म दिख रही है, डीप एरियाज दिख रहे हैं। ये क्या है? ये हैं ट्रेंचेस। इसको हम क्या बोलेंगे? ये ट्रेंच है, दोनों ही तरफ ये ट्रेंच है, एंड ये भी ट्रेंच है। ट्रेंच में क्या हो रहा है? प्लेट कन्वर्ज हो रही हैं, एक प्लेट दूसरे के अंदर जा रही है, एंड बीच में ये क्या है? ये है रिफ्ट। इसमें क्या हो रहा है? प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो इस तरीके से ये रिफ्ट वैली जो है वो बनेगी, एंड ट्रेंचेस बनेंगी। सो आई होप कि अब आपको ओशन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सही से समझ आ गया होगा, एंड ये हमारे ओशन एंड कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रीब्यूशन से जैसे कैसे कनेक्ट होता है। अभी देखो इसमें हमने कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की भी बात की, इस साइड में कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है एंड बीच में ओशनिक क्रस्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, एंड कंटिन्यूसली इनमें क्या हो रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं। इसको जब हम आगे और पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से जो कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस हैं वो उनमें चेंजेस आ रहे हैं, और ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है।